गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हमें जो है जल किन किन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है? वेरी गुड। झरनों से, गुड। तालाब, हाँ, और नदियों से, वेरी गुड। ठीक है। और हमारे देश में जो है अधिकांश जो नदियां हैं वो कहाँ से बहती हैं? शाबाश, हिमालय की ओर से। ठीक है। तो आज जो है हमारा जो ये पाठ है, हिमालय की बेटियां, हिमालय से बहने वाली उन्हीं नदियों के ऊपर है। हिमालय से बहने वाली इन नदियों को ही लेखक ने हिमालय की बेटियां कहा है। तो पढ़ते हैं आज का अपना ये पाठ, हिमालय की बेटियां। ठीक है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें? नदियों के बारे में लेखक ने कहा है कि उन्हें अभी तक मैंने दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ठीक है। मैंने इन्हें दूर से ही देखा। ये जो नदियाँ, किसके बारे में बात हो रही है? नदियों के बारे में बात हो रही है। और वो क्या कहते हैं कि मैंने इनको बड़ी हैं, क्योंकि मैदानी भागों में ही जो है लेखक ने इनको देखा। तो मैदानी भागों में नदियाँ क्या हो जाती? विस्तार उनका बढ़ जाता है। नदियाँ चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में नदियाँ बहुत तेज़ी के साथ धारा प्रवाह उनका होता है, इसलिए शोर मचाते। लेकिन मैदानों में जो है उनका विस्तार अधिक हो जाता है, इसलिए वो शांत होती हैं, शोर नहीं करती हैं। और क्या बोला है? अपने आप में ही खोई हुई लगती हैं। यानी कि शांत जो है, ना कोई आवाज़ है ना कुछ है, चुपचाप बह रही है। ऐसा लगता है कि ये स्वयं में ही खोई हुई है। बच्चों, मैंने जो है पुस्तक में जो कठिन शब्द है जगह जगह पे जो है उनको अंडरलाइन किया, रेखांकित किया है। वो कठिन शब्द हैं। आप लोग भी जो है इन कठिन शब्दों को अपनी पुस्तक में जो है रेखांकित करें और कठिन शब्दों को पाठ शुरू करने से पहले कठिन शब्दों को जरूर लिखेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे संभ्रांत, ये शब्द मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है। संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत कहते हैं बेटा धनी सभ्य महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। ठीक है। जैसे कि मेरी माँ और मेरी दादी परिवार की जो घनिष्ठ महिलाएं हैं, ठीक है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिस प्रकार से मैं उनकी गोद में आराम से प्रेम से रहता था, उसी प्रकार ये नदियाँ भी मुझे अपनी माँ, मासी, दादी या नानी के समान लगती हैं। और इनमें डुबकी लगाते ऐसा लगता है कि मैं इनकी गोद में जो हूँ विश्राम कर रहा हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ जो है ये हिमालय जो है इन नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये नदियाँ पतली धाराओं के रूप में बहती हैं, जो धीरे धीरे अन्य झरने और नदियों से मिलकर विस्तार रूप धारण करती हैं और मैदानों में जो है विस्तृत रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ धाराएं तेज़ बहती हैं, तो ऐसा लगता है उन धाराओं की आवाज़ से कि ये खिलखिला के हंस रही हैं। इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। भाव भंगी यानी हाव भाव। ठीक है। इनका उल्लास यानी जो खुशी है वो जो है मैदान में जाकर कैसे गायब हो जाता है, यानी कि वो आवाज़, वो उछल कूद जो है मैदानों में नहीं दिखाई देती। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहते हैं जब मैंने किसी बच्चे को खेलते हुए देखता हूँ या किसी कली को देखता हूँ तो इतना जो है कौतूहल, कहते हैं बेटा जानने की इच्छा। ठीक है। और इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि जो है इन नदियों की बाल लीला देख के, इनको पर्वतों में देख के और मैदानों में देख के जितना उत्साह मुझे, जितना कौतूहल मुझे ने जानने का हुआ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर
इनका हृदय अतृप्त यानी जो भरा न हो ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिताएँ, सब उपत्याज्याएँ, ऐसा है जिनका लीला निकेतन। ये वर्णन किया गया है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों का, ठीक है, कि कहीं तो खाली पहाड़ हैं, कहीं छोटे छोटे जो है घास से भरे हुए क्या है मैदान हैं, कहीं बंजर जो हैं क्या है इलाके हैं, कहीं जो है सरसब्ज उपकट्टियाँ हैं, यानी कि जो है पर्वतीय वनों से घिरे हुए जो क्षेत्र हैं वो हैं, ठीक है। ऐसे मनमोहक ऐसे सुंदर घर को छोड़ के अपने ये कहाँ भागी जा रही है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास रखा ही क्या है। हिमालय को यहाँ पर पिता के तरह जो है मानवीकरण किया गया है हिमालय का, जिस प्रकार से कि कोई पिता अपनी बेटियों के जो है दूर चले जाने पे चिंतित हो जाते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उसी प्रकार से कहा गया है कि ये नदियाँ जो है खिलखिलाती हुई जब जो है हिमालय से निकल के दूर जा रही हैं तो उनका पिता जो रूपी हिमालय है वो जो है बेचैन हो जाता होगा और ऊंची चोटियों से अपनी बेटियों के बारे में पूछता होगा कि तुमने उन्हें कहीं देखा, लेकिन उनके पास सिवाय मौन के कोई जवाब नहीं, ठीक है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल जिसको कुब्बा भी कहा जाता है, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सभी नदियां जिनका यहाँ पे बेटा वर्णन किया गया है, इन सभी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय। ये सभी कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। तो जैसे हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं तो साथ साथ जो है इन सभी नदियों का भी स्मरण हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सारी नदियाँ जो है हिमालय से ही निकलती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इनके बिना इनका अस्तित्व जो है पूर्ण नहीं होता, इसलिए जो है कहा गया कि ये वास्तव में अकेले कुछ नहीं। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल से हिमालय पर्वत पर जमी हुई जो बर्फ़ है, जो ग्लेशियर है, वो धीरे धीरे पिघल कर जल की धाराओं का रूप लेके इन बड़ी महानदियों का रूप धारण करती हैं और अंत में जो है अनेक छोटी बड़ी नदियाँ इनसे मिलके ये समुद्र में मिल जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। कहते हैं ये जो दो बड़ी महान नदियाँ हैं, जब ये समुद्र में मिलती हैं तो वो समुद्र कितना महान होगा, कितना सौभाग्यशाली होगा, जिसको जो है पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों ने जो है स्वीकार किया है, जिसमें ये दो नदियाँ समा जाती हैं। जिन्होंने हिमालय में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नग्न धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को, ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। ठीक है, कहते हैं कि जो है बूढ़े जो है हिमालय की ये बच्चियां जो है किसी मैदान में रहने वाले को जो है भले इनमें जो है कोई उत्साह ना दिखे, कोई उत्सुकता ना दिखे जानने की, लेकिन मुझे जो है इनका रूप बड़ा ही लुभावना लगता है, यानी मन भावन लगता है। मैदान से ज़्यादा कहाँ पे? हिमालय, जब ये हिमालय से निकल रही हैं।
ठीक है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास ने जो है अपने उपन्यास में मेघदूत शाकुंतलम में जो है वेत्रवती यानी बेतवा नदी को क्या माना गया है कि प्रेम की दूत है। उस नदी के माध्यम से जो है वो जो है अपनी प्रेमिका को, जो उसका नायक है, अपना प्रेम संदेश पहुंचाते हैं। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। ठीक है। पहाड़ों में और मैदानों में जो नदियों के स्वरूप में जो अंतर होता है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो है नदियाँ पहाड़ों में छोटी धाराओं के रूप में बहती हैं, अत्यधिक वेग के साथ शोर मचाती हुई बहती हैं, और मैदानों में जो है उनका विस्तार बड़ा हो जाता है, शांत हो जाती हैं। तो वहीं पे तुलना की गई है पहाड़ों और मैदानों में बहने वाली नदियों का। ठीक है। और वो कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने उनका रूप देखा है और मैं उनके रूप से जो हूँ इतना कौतूहल मेरे मन में है, उस प्रकार से हर किसी के मन में आएगा जो ध्यान से जो है जो गौर करेगा कि इनका रूप कितना विभिन्न है दोनों जगह। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा। काका कालेकर महान कवि हिंदी के हुए हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में नदियों को लोक माता कहा गया है। ठीक है। माता का दर्जा उन्होंने दिया। लोक माता यानी जन जन की माता, प्रत्येक जन की माता हैं वो। वास्तव में नदियाँ माता का ही स्वरूप हैं। जिस प्रकार से माता जो है अपने संतानों का लालन पालन करती है, उनका पोषण का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से जो है भारतवर्ष जो है जिस प्रकार से कृषि प्रधान देश है और सिंचाई के लिए अधिकतर राज्य जो है नदियों पर निर्भर हैं, तो एक प्रकार से ये नदियाँ जो है हमारा लालन पालन करती हैं, माता के समान हमारे पोषण का ध्यान रखती हैं। इसीलिए लेखक ने इनको लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक कहते हैं कि जो है काका कालेकर ने तो इन्हें लोक माता कहा है, किंतु अगर मैं इनको जो है हिमालय की बेटियों के रूप में देखूं तो इसमें हर्ज क्या है। पुत्री के रूप में भी तो देख सकते हैं इनको। ठीक है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। ठीक है। किसी कवि ने जो है इन्हें बहन कहा है, किसी ने अपनी प्रेमिका, जैसे कालिदास ने इन्हें प्रेमिका कहा है, काका कालेकर ने इन्हें माता का रूप दिया है। लेखक ने जो है, लेखक नागार्जुन जो इस पाठ के लेखक हैं, लेखक नागार्जुन ने इन्हें जो है बेटियों का दर्जा दिया है। वहीं कहते हैं कि किसी किसी कवि ने जो है इन्हें बहन का दर्जा भी दिया है। ठीक है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो थोडलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा कि मैं गुनगुनाने, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति के विचित्र पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। ठीक है। ये जो है ये कविताओं की ये पंक्तियाँ में गुनगुनाने लगा। जैसे ही सतलुज नदी के निकट में गया, मेरे मन की उदासी, मेरा जो शरीर की जो थकान थी वो दूर होती चली गई और इन्होंने जो है एक आत्मीय बंधन किया, भाई बहन का बंधन इन्होंने सतलुज नदी के साथ बांधा। कुल मिला के जो है लेखक नागार्जुन ने जो है नदियों को अमानवीकरण किया गया है। कहीं पे उन्हें हिमालय की बेटियों के रूप में, कहीं पे जन जन की माता के रूप में,
कहीं छोटी पुत्रियों के रूप में और कहीं बहन के रूप में दर्शाया है। इन सब रिश्तों के माध्यम, क्योंकि ये सारे जो है संबंध जो है, ये सारे रिश्ते हमारे हृदय के अत्यंत करीब होते हैं और इन रिश्तों को हम बहुत महत्व देते हैं, बहुत सहेज के रखते हैं। नदियाँ भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन नामों से, इन रिश्तों से इसीलिए उन्हें जोड़ा गया कि नदियों का महत्व हम समझें, उनको जो है दूषित होने से बचाएं, उनका संरक्षण करें। इसीलिए जो है लेखक ने जो है इनको लोक माता या हिमालय की बेटियां या बहन के रूप में जो है दर्शाया है। ठीक है, तो इस निबंध का क्या था, इस निबंध का उद्देश्य क्या था कि हम जल के महत्व को समझें, नदियों के महत्व को समझें, जल प्रदूषण से नदियों को बचाएं, जल संरक्षण करें। यही शिक्षा जो है यह पाठ हमें देता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए जो है लेखक ने हमारे अत्यंत करीबी रिश्तों से जोड़ने की जो है कोशिश की गई है नदियों को। समझ गए? ठीक है, अब जरा प्रश्नोत्तर हम लोग इसके देख लेंगे बच्चों। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेखक नागार्जुन उन्हें किन किन रूप में देखते हैं? पुत्री के रूप में, प्रेयसी के रूप में, बहन के रूप में देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं यहाँ पे जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदी की यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, कि कैसी हैं? यहाँ पे उनका जो है यहाँ पे पूरा उनका बताया गया है कि वो किस प्रकार से जो है छोटी बालिकाओं के रूप में जो पहाड़ी में कैसे और मैदान में जाके वो किस प्रकार से विशाल रूप धारण कर लेती हैं। तो ये आपके पाठ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की विशेषताएं बताई गई हैं। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा? क्योंकि जो है हमारे देश में जो है कृषि जो है अधिकतर जो है नदियों पर निर्भर